नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। अमृता और गौतम जैसे ही पार्टी ख़त्म करके घर पहुंचकर सोफे पर बैठे ही थे कि अचानक दरवाज़ा के नीचे से एक लिफाफा कोई छोड़कर चला गया था। गौतम नशे में झूलते हुए वह लिफाफा जैसे ही खोलकर पढ़ा तो उस फोटो और लेटर को देखते ही नशे में डूबी हुई उसकी आंखें फैलकर चौड़ी हो गई और उसके हाथ पैर कांपने लगे। डर के मारे वह फोटो और लिफाफा उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है। गौतम अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर अपने थरथराते होठों से बोल रहा था और एक तरफ सोफे के किनारे पर जाकर बैठ गया। तभी गौतम को बिजली के करंट लगने जैसा हिलता देखकर मुस्कुराकर बोला, लगता है बुढ़िया से छुटकारा मिलते ही तुम अभी तक खुशी से नाच रहे हो। अच्छा हुआ बुढ़िया मर गई, तब हम ऐसे ही ऐश करेंगे। अमृता गौतम को झकझोरते हुए बोली, अरे कुछ तो बोलो। गौतम लिफाफे की तरफ उंगली का इशारा करते हुए अमृता से बोल रहा था, अमृता वो। लेकिन जैसे गौतम की आवाज़ तो हलक में ही अटक कर रह गई। अमृता ने खुद ही वह लिफाफा उठाया तो उस फोटो को देखते ही उसके भी पैरों तले ज़मीन सरक गई और वह फोटो और लिफाफा उसके हाथों में सूखे पत्ते जैसा लहराने लगा था। अमृता बोली, पर यह सब कैसे हो सकता है। गौतम, नहीं, ज़रूर हमें नशे में साफ सब दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। उस गहराई रात के अंदर अंधेरे में जहाँ लोग सुकून की नींद सो रहे थे, वहीं गौतम और अमृता की रातों की नींद क्या, दिन का चैन भी छीनने वाला था। दोनों रात भर डर के मारे थर थर काँप रहे थे। गौतम अगले सुबह बोला, अमृता डरो मत, तुम तो जानती हो उस दिन वह वर्मा साहब घर आए थे। वह बहुत बड़ा जज है, देखना कुछ नहीं होगा। दोनों जल्दी जल्दी तैयार होकर उस जज के ऑफिस पहुँचे तो देखा जज साहब अपनी चेयर अलमारी की तरफ मुंह करके एक फाइल पढ़ रहे हैं। गौतम बोला, जज साहब आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। मेरी माँ हार्ट अटैक के कारण 6 महीने पहले ही मर चुकी है। मैं खुद अपने हाथों से माँ का अंतिम संस्कार किया है, तो फिर माँ जिंदा कैसे हो गई। लगता है यह फोटो में माँ की कोई हम शक्ल है जो हमसे पैसे ऐंठना चाहती है। अमृता बोली, हाँ जज साहब, कहाँ वह भिखारी, फटे मैले कुचैले कपड़े पहने वाली बुढ़िया, और कहाँ यह फोटो में कोई महारानी से कम नहीं लग रही है। बस शक्ल ही मिल रही है फोटो से उस बुढ़िया की। गौतम बोला, जज साहब आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, कुछ तो बताओ। इतना सुनते ही जैसे ही उस जज ने अपनी कुर्सी उनकी तरफ घुमाई, उस जज को देखकर दोनों के पैरों तले ज़मीन सरक गई। वह कभी इस फोटो को देखती तो कभी उस जज को अपनी फटी आंखों से निहारती। डर के मारे दोनों की हालत और ख़राब होने लगी और अमृता तो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। दोनों को ही अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वही जज के पास खड़ा वह शख्स दोनों की हालत पर खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। गौतम सोचते सोचते पागल हुए जा रहा था और अभी कुछ दिन पहले की ही बातें याद करने लगा। अरे राजेश भाई, माँ की कितनी ही सेवा वहाँ आप लोग कर रहे हैं कि वह वापस आने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या उन्हें हमारी याद नहीं आ रही है। यही अगर मेरी पत्नी अमृता उन्हें ना पूछे तो आप लोग कहेंगे कि बहू सेवा नहीं करती है। पर देखो, माँ ने एक बार कहा कि मुझे मथुरा पहुँचा दो, वहाँ से मैं अपने भाई के घर चली जाऊँगी। तब तो अमृता ने एक बार मना नहीं किया, उसने झट से माँ को मथुरा पहुँचा दिया। माँ ठीक तो है। गौतम ने अपने ममेरे भाई राजेश से कहा। राजेश बोला, क्या बुआ जी हमारे पास है। यह किसने कह दिया आपसे, वह तो हमारे पास नहीं है। गौतम बोला, यह क्या कह रहे हो। 2 महीने पहले माँ यहाँ से गई है।
अब तुम लोग कह रहे हो कि माँ वहाँ नहीं है। अब वहाँ नहीं है तो कहाँ गई? मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं कि मैं माँ को ढूंढता रहूं। अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि उन्हें ढूंढो। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। गौतम को देखकर लग नहीं रहा था कि वह अपनी माँ के लिए व्याकुल है, पर उधर दूसरी तरफ उसके रिश्तेदार उसकी माँ शांति जी के लिए बेहाल हुए जा रहे थे और उनकी खोज में चारों तरफ निकल गए। बहुत ढूंढने के बाद भी जब वह नहीं मिली तो वे लोग हार कर वापस आ गए। करीब 3 महीने उन्हें ढूंढते ढूंढते बीत गए। एक रोज़ राजेश अपने बूढ़े पिता के नाम से वृद्धा आश्रम में कुछ दान करने जा रहा था तो उसकी नज़र रास्ते में फटे पुराने कपड़े पहने एक बूढ़ी महिला पर पड़ी, जो मैले कुचैले कंबल को ओढ़े अपना हाथ में कटोरा लिए भीख मांग रही थी। बेटा, कुछ पैसे दे दो इस बुढ़िया को, ताकि मैं अपने पेट की आग बुझा सकूं। भगवान तुम्हारा भला करेगा। राजेश ने वहीं एक दुकानदार से पूछा कि पहले तो इस बूढ़ी अम्मा को यहाँ कभी नहीं देखा। दुकानदार बोला, अरे साहब, क्या बताऊं, 3 महीने पहले यह औरत किसी जंगल में मिली थी। इसके बेटे बहू के बारे में पूछा तो उनका नाम लेते ही डर के मारे कांपने लगती है। तब से बेचारी भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही है। वृद्धा आश्रम में भी नहीं जाती है कि कहीं इसके मायके से कोई ढूंढते हुए यहाँ ना आ जाए। जैसे ही राजेश वहाँ से गुजरने लगा, उस बूढ़ी महिला ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली, बेटा, मेरी झोली में भी कुछ डाल दे, भगवान तेरे बच्चों को खुश रखेगा। राजेश ने जैसे ही झुक कर नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। बुआ जी, आप इस हालत में? किसने आपकी ऐसी दशा की जो आपको वृद्धा आश्रम के बाहर भीख मांगना पड़ रहा है? और आप क्या हमारा इंतज़ार कर रही हैं? राजेश के मुंह से बुआ सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और उससे लिपट गई। वहीं खड़ा दूसरा अनजान व्यक्ति बोलने लगा कि बुढ़िया, छोड़ उसे, भले आदमी को यह क्या तरीका हुआ भीख मांगने का? राजेश ने उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, यह भिखारी नहीं, हमारी बुआ जी है, दूर हटो यहाँ से। फिर राजेश ने ही शांति जी से पूरी बात पूछी और शांति जी ने रो रो कर अपनी पूरी कहानी बताई तो उसका खून खौल उठा और सोचने लगा, कोई अपनी माँ के साथ भला ऐसे कैसे कर सकता है। राजेश बोला, बुआ जी, गौतम कुछ दिन पहले आपके बारे में पूछ रहा था, रुकिए मैं उसे आपकी खबर दे देता हूँ। शांति जी बोली, नहीं बेटा, ऐसा नर्थ मत करना, तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मत करो, मैं वृद्धा आश्रम में ही रह लूँगी। इतना कहकर वह जाने लगी तो राजेश माफ़ी मांगकर उन्हें अपने साथ घर ले गया। इधर गौतम और अमृता निश्चिंत होकर खुशी से नाच रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने शांति जी का अंतिम संस्कार कर दिया था। वह तो बस किसी को खुद पर शक ना हो, इसीलिए राजेश से माँ के बारे में पूछ रहा था। एक दिन अमृता खुशी से झूमती हुई बोली, कितने संघर्षों के बाद यह घर अब मुझे अपना लगता है। ना जाने इस घर की मालकिन बनने के लिए मुझे कितने ही पापड़ बेलना पड़े, तब जाकर आज मैं ठाठ से अकेली इस घर में रह रही हूँ। अच्छा हुआ उस बुढ़िया को समय रहते इस घर से अलविदा कर दिया। अब मैं अपने पति और बेटे के साथ वक्त बिताऊंगी और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अमृता आईने के सामने सजती संवरती हुई खुद से बातें कर रही थी। तभी बाहर से उसके पति गौतम की आवाज़ आई, अरे मैडम, और कितनी देर लगाओगी तैयार होने में? पता चला वहाँ पार्टी ख़त्म हो गई। इससे अच्छा तो तुम पहले ही समय पर तैयार हो जाया करती थी। पहले भी कुछ नहीं करती थी, आज भी नहीं करती हो, फिर भी ना जाने इतनी देर क्यों लगाती हो। अब निकलेगी कि नहीं? घर में ताला भी लगाना होगा। अमृता बोली, हाँ हाँ आ रही हूँ। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? अब तैयार भी ढंग से ना हो क्या? और पुराने दिनों की तो बात ही मत करो। जब जब उन दोनों की याद आती है मेरे तन बदन में आग लग जाती है। बस 2 मिनट आ रही हूँ।
गौतम सोफे पर आराम से बैठे बैठे बोला, सोच लो, तुम्हारा ही मायका है। बोलो, क्या सोचेंगे कि तुम्हें इतना लेट उन लोगों के पास लेकर आया हूँ। कहीं गलती से यह ना सोच ले कि मैं तुम्हें मायके नहीं आने देना चाहता। फिर अमृता बोली, अरे जनाब, अगर अच्छे से तैयार होकर नहीं जाऊंगी तो वह लोग यह भी कह सकते हैं कि तुम मुझे ढंग से नहीं रखते हो। फिर ना कहना कि तुमने तो अपने मायके में मेरी हंसी उड़ा दी। और वह जोर से हंस दी। गौतम भी बैठे बैठे मुस्कुरा रहा था। दोनों रात भर पार्टी के नशे में झूमते हुए घर लौटे कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अमृता अंदर से बोली, गौतम, जरा देखिए तो, कोई दरवाजे पर आया है। गौतम बोला, जैसा हुक्म मेरी मालकिन, अभी देखता हूँ। इतना कहकर वह दरवाजे पर चला गया तो सामने कोरियर वाला खड़ा था। उसने गौतम को देखते ही उससे पूछा, मिस्टर गौतम के नाम से कोरियर है, क्या वे यहीं रहते हैं? गौतम बोला, हाँ हाँ, मैं ही हूँ। गौतम, लाओ दो भाई, किसने क्या भेजा है, जरा मैं भी तो देखूं। आखिर कौन मेरा शुभ चिंतक है जो मुझे कोरियर किया है। कोरियर वाले ने उसे वह कोरियर पकड़ाकर उसके सिग्नेचर लिए और वहाँ से निकल गया। गौतम कोरियर खोलकर देखने लगा तो उसके नाम से एक नोटिस और फोटो थी, जिसे पढ़ते ही उसके माथे पर पसीनों की बूंदें चमकने लगी। ऐसा लग रहा था वह जहाँ खड़ा था वहीं जम गया हो। तभी अंदर से अमृता आई और बोली, कौन आया था दरवाजे पर? गौतम ने कुछ उत्तर नहीं दिया। अभी भी वह उस पेपर को पढ़ ही रहा था। उसे बिल्कुल चुप देखकर अमृता ने फिर पूछा, कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ? गौतम, ऐसे क्या आंखें फाड़ फाड़ कर एक ही पेपर को बार बार पढ़ रहे हो? और यह किसकी फ़ोटो है? गौतम ने अमृता को देखा। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी और वह पेपर उसके हाथों में मानो पतंग की तरह हिल रही थी। कागज अमृता की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इसकी तो मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। अमृता ने भी उस पेपर को पढ़ा तो उसके चेहरे पर डर दिखने लगा और वह गौतम से बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वह तो कब का मर चुकी है। अभी गौतम ख्यालों में ही था कि अमृता ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, अरे यह कौन? उस बुढ़िया की हमशक्ल पैदा हो गई। लगता है किसी ने हमारे साथ मजाक किया होगा। कल अप्रैल फूल है ना? गौतम घबराते हुए बोला, नहीं अमृता, कुछ तो गड़बड़ है। कोई हमारे साथ ऐसा मजाक क्यों करेगा? गौतम अभी भी चुपचाप भूत बनकर बैठा गया, क्योंकि उसे साफ साफ दिख रहा था। उसको चुप देखकर अमृता भड़कते हुए बोली, आप बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों बैठे हो? गौतम भड़कते हुए अपनी जगह खड़ा हो गया और बोला, मैंने पहले ही कहा था कि रबड़ को उतना ही खींचो जितना कि वह खींच सके, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पूरा रबड़ तोड़ने की पड़ी है। अब मुझसे क्या पूछ रही हो कि क्या करना है? गौतम के चिल्लाने पर अमृता भी गुस्से में पैर पटकती हुई अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद गौतम उस नोटिस को लेकर कमरे में गया और अमृता से बोला, अब गुस्से में बैठने से क्या फ़ायदा? कुछ तो इस मुश्किल का हल निकालना होगा। ऐसा करते हैं, मामा जी के घर चलते हैं, वहीं इस मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। वैसे भी वहाँ उन लोगों को सारी बातें कहाँ पता होगी और ना जाने इस नोटिस के पीछे की सच्चाई क्या है। अमृता बोली, नहीं, मैं तुम्हारे मामा के घर कभी नहीं जाऊंगी। पता नहीं वह हमारे साथ क्या करेंगे। अरे तुमने उस बुढ़िया का अंतिम संस्कार तो सही से किया था ना? वैसे एक बात समझ में नहीं आती, जब उनमें सांस ही नहीं बची थी तो वह जिंदा कैसे हो सकती है? सब कैसे, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। गौतम बोला, अमृता, एक बार सोच कर देख लो, यह सब सच हुआ तो हमें कोई नहीं बचा सकता। फिर कोर्ट के चक्कर लगाओ, उससे बेहतर है मामा जी के घर चले। वहाँ जाकर आराम से बैठकर बातें करेंगे और इस प्रॉब्लम का हल भी निकालेंगे। हमें वहीं बचा सकते हैं। गौतम के बार बार कहने पर अमृता मान गई और मन मार कर उठी
और गौतम के साथ उसके मामा के घर के लिए रवाना हुई। कार चलाते समय गौतम को याद आया अपना बचपन, जो कि काफ़ी गरीबी और तंगी से गुजरा था। पिता की जब मौत हुई थी तो ले देकर उसके पास 2 कमरे का घर था। माँ शांति जी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इस कारण वह दूसरे के घर खाना बनाने का काम करने लगी। हालांकि उसके नाना जी ने काफ़ी कहा कि गौतम को हम रख लेंगे और तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे, पर गौतम के लिए माँ तैयार नहीं थी। गौतम पढ़ने में अच्छा था, इसीलिए वह उसमें अपना भविष्य देखी थी। उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अकेले मेहनत की। गौतम को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में उसके ननिहाल का बहुत बड़ा योगदान था। नाना नानी के बाद मामा मामी ने भी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। आखिर सबकी मेहनत रंग लाई और गौतम पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर लग गया। नौकरी करने के साथ ही शांति जी के घर लड़कियों के माता पिता की लाइन लग गई। सबको देखने परखने के बाद शांति जी ने अमृता को गौतम के लिए पसंद किया और उसे अपने घर की बहू बनाकर इज्जत के साथ घर लाई। गौतम ने काफ़ी मेहनत करके अपना बड़ा सा मकान भी बनवा लिया। 2 साल बाद दोनों एक बच्चे के माता पिता बन गए। कहते हैं जब सब कुछ अच्छा होता है तो इंसान का दिमाग घूम जाता है। अमृता का स्वभाव बदलने लगा। उसने शांति जी की सेवा तो कभी नहीं की थी, पर अब बात बात पर उन्हें ताने सुनाना, आते जाते उन पर तंज कसना, यह रोज़ की बात हो गई थी। धीरे धीरे उसने गौतम को भी अपने रंग में रंग लिया, लेकिन हालात तब ज़्यादा बिगड़ गई जब 4 महीने पहले मामा जी की मृत्यु हुई। उधर शांति जी तो अपने मायके आई हुई थी, उधर अमृता ने उनके आने के सारे रास्ते बंद कर दिए। अमृता जानती थी कि शांति जी को सबसे बड़ा सहारा अपने मायके वालों का था, पर अब मायके में ही कोई बोलने वाला नहीं है तो वो क्या ही कर लेंगी, क्योंकि मामा जी तो अब रहे नहीं। जब 15 दिनों का सारा कार्यक्रम निपटा तो अमृता ने गौतम से कहा, मम्मी जी को वृद्धा आश्रम भेज दीजिए, क्योंकि अब इस घर में मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। हमारा बेटा भी बड़ा होने लगा है, उनके लिए भी जगह चाहिए। जब महीना तक शांति जी को लेने के लिए गौतम नहीं गया, तब उन्होंने बेटे को फ़ोन किया और वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता कि अभी मैं घर पर नहीं हूँ, हम छुट्टियाँ बिताने बाहर आए हैं। बहुत मुश्किलों के बाद किसी और के साथ शांति जी अपने घर पर आई तो बहू उनसे नौकरों जैसा व्यवहार करने लगी। घर के सारे काम करवाती थी, ऊपर से मार पिटाई भी करती थी। एक रोज़ अमृता ने शांति जी से कहा, मामा जी की पोती की शादी है, आप अगर जाना चाहती हैं तो आपको भिजवा दूंगी। शांति जी खुशी से जाने को तैयार हो गई, पर अमृता के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वह दोनों धोखे से शांति जी को मथुरा के पास एक सुनसान रास्ते पर ले आए और वहीं उन्हें यह खाई के पास छोड़कर आ गए, यह कहकर कि राजेश आपको यहाँ से लेने ही आता होगा। शांति जी भी अपने भतीजे का इंतज़ार करने लगी। दिन से रात और अब रातों से हफ्ते बीत गए थे, पर राजेश को कुछ पता होता तो वह उन्हें लेने पहुँचता ना। बेचारी भूखे प्यासे एक दिन जंगल में बेहोश पड़ी मिली थी तो कुछ आदमी ने उन्हें पास के बाजार में लाकर छोड़ दिया था और वह तभी से वहीं पर भीख मांगकर अपना पेट भर लेती थी। उधर एक हफ्ते बाद डर के कारण गौतम और अमृता फिर से उसी जगह यह देखने के लिए गए कि माँ अभी भी वहीं है या मर गई है। अमृता और गौतम ने चारों तरफ देखा तो माँ कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन वहीं एक खाई में किसी बूढ़ी औरत की एक लाश दिखाई दी, जिसे जंगली जानवरों ने खा खा कर बेपहचान कर रखा था। शायद वह भी अपने बेटे बहू की ही सताई हुई को जंगल में छोड़ी हुई थी।
जिसे जंगली जानवरों ने अपना शिकार बना लिया था। उस बूढ़ी औरत की लाश को देखकर अमृता और गौतम के पैरों तले जमीन सरक गई और डर के मारे उन्होंने सोचा कि यह माँ की लाश है। गौतम और अमृता ने वहीं आसपास की लकड़ियाँ इकट्ठा की और माँ का वहीं अंतिम संस्कार करके भाग आए थे। लेकिन जब आज उन्हें नोटिस मिला तो उनके पैरों तले जमीन सरक गई। उन्होंने आज 6 महीने बाद शांति जी की तरफ से नोटिस उनके भाई के बेटे राजेश ने भेजा था। दोनों इसी बात को लेकर सकते में आ चुके थे कि माँ जिंदा कैसे हो गई। सोचते सोचते मामा जी का घर भी आ गया। वहाँ पहुँचकर देखा तो दरवाज़ा खुला है। राजेश और वह जज की कुर्सी पर जो औरत बैठी थी उसे बाहर बरामदे पर सोफे पर बैठे देखकर दोनों के पैरों तले जमीन सरक गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यह कौन औरत है जो माँ जैसी दिखती है, क्योंकि राजेश ने अपनी बुआ जी की इतनी देख रेख की थी कि पहले वाली शांति जी और अब की शांति जी को कोई पहचान ही नहीं सकता था। गौतम और अमृता को आए देख राजेश मुस्कुरा कर बोला, हमें पता था कि तुम लोग ज़रूर आओगे, इसीलिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। राजेश की बातों को अनसुना करते हुए गौतम अनजान बनता हुआ उस औरत शांति जी से बोला, माँ यह सब क्या है? अपने ही बेटे को नोटिस भेज दिया। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे बुढ़ापे में लोगों से गलतियाँ हो जाती है, पर आपका तो दिमाग ही खराब हो गया है। हम कब से आपके घर बुला रहे हैं। आपका अगर यहाँ मन लग गया था तो बता देती। हम सब परेशान हो रहे थे। शांति जी ने एक जोर का थप्पड़ बेटे के गाल पर जड़ दिया और बोली, खबरदार अगर झूठ बोला तो देखो मेरी आंखों में, और मैं वही शांति हूँ जिसे तुम दोनों मरने के लिए छोड़कर भाग गए थे। इतना सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन सरक गई और गौतम हड़बड़ाते हुए बोला, आप मेरी माँ हैं तो उस दिन जज की कुर्सी पर वो औरत आप ही थी। हमें डराना चाहती थी, पर जज को आप कैसे जानती हैं? राजेश मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि वह जज मेरे पापा के दोस्त हैं और हमने ही तुम्हें सबक सिखाने के लिए यह सब किया था, ताकि तुम खुद डर के मारे दौड़ते हुए यहाँ आओ। इतना सुनते ही गौतम तिल मिलाता हुआ बोला, शर्म नहीं आती यह सब करते हुए? और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें नोटिस भेजने की? शांति जी दूसरा थप्पड़ भी बेटे के गाल पर जड़ते हुए बोली, मैं अभी नोटिस ही भेजा है, आगे आगे देखो क्या करते हैं। यह तो शुक्र मनाओ कि मेरे भाई की 13वीं थी तो मेरा भतीजा वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों का खाना खिलाने गया था, जहाँ मैं भी उसे मिल गई, नहीं तो मेरी पूरी ज़िंदगी उस वृद्धा आश्रम में बीत गई होती। तभी अमृता बोली, हाँ तो शौक से रहिए ना अपने मायके में, हमारी छाती पर मूंग क्यों दल रही हैं? शांति जी बोली, बहू मेरे मायके वालों को तो मैं अखर नहीं रही हूँ और वह मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। कम से कम मेरी किस्मत इतनी अच्छी तो है, लेकिन मुझे अपने घर की छत चाहिए रहने के लिए, अपने खर्चे के लिए पैसे चाहिए। तब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बेटे को पालने पोसने में लगा दी, तो उसका हर्जाना दूसरों से क्यों मांगूंगी? जब मैं माँ बनने की जिम्मेदारी निभा चुकी हूँ तो बेटे को भी तो अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। गौतम के कुछ कहने से पहले ही अमृता बीच में बोल उठी, किस चीज़ के पैसे दें आपको? आपके पास था ही क्या? कोई प्रॉपर्टी नहीं थी आपके पास, और मकान भी हमने बनवाया है। कान खोल कर सुन लीजिए, गौतम पति है मेरा, एक पैसा नहीं देने दूंगी मैं आपको। शांति जी बोली, बहू तेरा पति तुझे मुबारक हो, मुझे तो मेरे भरण पोषण के पैसे चाहिए। भीख नहीं मांग रही हूँ, हक मांग रही हूँ। तुम लोग खुद नहीं दोगे तो मैं अब कोर्ट जा कर लूँगी, पर लूँगी तो ज़रूर। आखिर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी स्वाहा की है इसके लिए। चाहती तो मैं दूसरी शादी कर सकती थी,
पर इसके लिए मैंने सब कुछ ठुकरा दिया। अमृता चुप रहने वालों में से कहाँ थी, पलट कर बोली, आखिर आप ही दुनिया वालों के भड़कावे में आ ही गई। और यह लोग तो पराए हैं माँ जी, लेकिन हम तो आपकी अपने हैं। आप हम लोगों से कोर्ट के चक्कर लगवाओगे? शांति जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और बोली, वाह बहू, आज यह पराए हो गए और तू मेरी अपनी, जबकि तुम भूल गई कि मुझे घर से भी तुमने ही निकलवाया था। मरने के लिए मुझे खाई के पास बैठाकर छोड़ आए थे। यह तो भला हो इन लोगों का, जिन लोगों ने मुझे अपने घर में जगह दी। तब मुझे समझ में आया कि जो तुम काम कर रही हो वह कोर्ट के चक्कर लगाने के लायक ही है। तभी राजेश वहाँ आया और बोला, देखो गौतम, मुझे तुम्हारी पत्नी से बात नहीं करनी है। अब तुम बता दो, बाहर ही सेटलमेंट करना चाहते हो या कोर्ट चलोगे? तुम लोगों को बुआ का घर में रहने के लिए छत देने ही पड़ेंगे और भरण पोषण के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। उनकी ज़रूरत, उनके खर्च उठाने पड़ेंगे। आखिर बुआ ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है तो तुम पीछे कैसे हट सकते हो? अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हमें कानून का सहारा लेना पड़ेगा। और तुम पढ़े लिखे हो तो कानून तुम भी जानते हो कि आगे क्या होगा, तुम्हें अच्छे से पता है। इससे पहले कि अमृता कुछ कहती, गौतम ने उसे इशारा करके चुप करवा दिया और राजेश से बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्या चाहते हैं आप लोग और क्या चाहती हैं आपकी पूजनीय बुआ जी? इतना चाहती हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बुआ को रहने के लिए अपने घर में कमरा देना होगा, साथ ही उनके गुजर बसर के लिए भरण पोषण देना होगा। उनकी सेवा के लिए एक नौकर रखो। और अगर तुम्हारी पत्नी ने बुआ के साथ बदसलूकी की तो तुम इसका इंतजाम भली भांति जानते हो। गौतम बोला, जब वह हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे तो गुजर बसर के लिए अलग से पैसे मैं क्यों दूंगा? बीच में अमृता बोल पड़ी, यही तो इनकी चाल है। दुनिया को दिखाती हैं कि यह बेचारी है, पर अंदर से बहुत चालाक है। शांति जी बोली, बहू, मैं वहाँ ज़रूर रहूँगी, पर अपना खाना पीना मैं अलग नौकरों से करवाऊँगी। मुझे तेरे टुकड़ों पर नहीं जीना। आखिरकार पूरा मामला कोर्ट के बाहर सेटल करना ही पड़ा, जिसके तहत शांति जी को घर में रहने के लिए 2 कमरे दिए गए और भरण पोषण का बाकी खर्चा गौतम को उठाना ही पड़ा। और शांति जी अब आत्मसम्मान के साथ वहाँ रह रही थी, यह सोचकर कि जब सीधी उंगली से घी ना निकल जाए तो उंगली टेढ़ी करने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि शांति जी को बेटे बहू के माफ़ ना करके उन्हें जेल भिजवाना चाहिए था या उनके लिए सही सबक काफ़ी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय विचार ज़रूर लिखकर बताइएगा। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।